मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया। इन द प्रीवियस चैप्टर we will discuss about social change and social institutions. Now before wasting the time, we start the new lecture समिति या संघ एसोसिएशन। आदिम और कृषक समाज मुख्य रूप से समुदायों द्वारा संचालित और संगठित थे, लेकिन आधुनिक समाज समितियों द्वारा संगठित है। आदिम और कृषक समाजों में सहयोग और संघर्ष का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। आज के समय में व्यापार, आर्थिक उत्पादन, वितरण और राजनीति, ये सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना सर्वोपरि है। H.P. फेयरचाइल्ड कहा है अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी में, समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है, समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसका निर्माण किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। गिन्सबर्ग कहते हैं, समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। आगबर्न और निमकॉफ कहते हैं, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इकाइयों की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। समिति व्यक्तियों का एक संगठन है। निश्चित उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता, विचार पूर्वक स्थापना और नियमों पर आधारित होती है। इसलिए समिति को औपचारिक संगठन कहा जाता है। अस्थायी प्रकृति होती है, एक निश्चित संरचना होती है, तो ब्रूम इसे समिति की औपचारिक संरचना कहते हैं। मैकाइवर और पेज की सोसाइटी बुक में विभिन्न प्रकार के हितों से संबंधित कुछ समितियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अविशेषीकृत हितों पर आधारित समिति, इसमें वर्ग या जाति समूह, जनजाति संगठन, आयु समूह, नागरिक कल्याण समितियां और विशेष हितों पर आधारित समितियों में तृतीयक हितों पर आधारित समितियां, औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, बीमा और कृषि समितियां मुख्यतः हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक समितियां, राज्य, नगरपालिका, राजनीतिक दल, प्रचारवादी समितियां और तकनीकी समितियां, अनुसंधान, औद्योगिक और मध्यस्थ समितियां। उसके साथ ही साथ शैक्षिक समितियां, विद्यालय, महाविद्यालय, सुधार गृह, प्रदर्शन समितियां, प्राथमिक संबंधों पर आधारित समितियां, परिवार, मंदिर, मठ, क्लब, खेल कूद, व्यायाम संघ और मनोरंजन समितियां। नाउ द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। समितियां निम्न प्रकार की होती हैं। आर्थिक समितियां, इनमें व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां आदि सम्मिलित हैं। दूसरी है राजनीतिक समितियां, इसमें राजनीतिक दल सम्मिलित हैं। तीसरी है सांस्कृतिक समितियां, धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ये सांस्कृतिक समितियां। शैक्षणिक समितियां, समाजशास्त्र परिषद, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। मनोरंजनात्मक समितियां, व्यायामशाला, क्लब, नाट्य मंडली, खेलकूद परिषद, सेवा और सामान्य कल्याण समितियां, अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद आदि। समिति और संस्था में क्या अंतर है? एक स्तंभ में मैं समिति पे चर्चा करता हूँ, दूसरे स्तंभ में मैं संस्था पे चर्चा करता हूँ। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है
संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। समिति व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है। यह मूर्त है, संस्था अमूर्त है, क्योंकि ये नियमों, कार्य प्रणाली आदि की व्यवस्था है। इसको देखा नहीं जा सकता है। समिति अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। समिति स्थापित की जाती है, ये बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है और इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसका कब और किसने उत्पत्ति किया या विकास किया। समिति व्यक्तिगत हित का कल्याण पर जोर देती है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति का अपना एक नाम होता है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस, जैसे शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जन रीतियाँ, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे संतानोत्पत्ति, भोजन। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। अब हम संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। अगला चैप्टर है संस्कृति, कल्चर। मानव की सबसे बड़ी धरोहर की संस्कृति है। संस्कृति एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। मानव से यदि आप उसकी संस्कृति छीन लीजिए, जो कुछ भी शेष बचेगा वो मनुष्य नहीं बल्कि एक प्रकार का नर वानर ही होगा। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हॉवेल ने कहा है कि एक अनोखी मानव घटना है। संस्कृति एक अनोखी मानव घटना है। संस्कृति ही है जो व्यक्ति की अन्य सब व्यक्तियों से, एक समूह को अन्य सभी समूहों से और एक समाज को दूसरे समाजों से पृथक करती है। संस्कृति सीखते हुए व्यवहारों की समग्रता है, लेकिन संस्कृति की धारणा इतनी विस्तृत है, इसे केवल एक वाक्य में ही परिभाषित नहीं कर सकते। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। सामान्यतः संस्कृति का अर्थ सुसंस्कृत होने से लगाया जाता है। मनुष्य द्वारा परिष्कृत भाषा, अच्छा पहनावा, शालीन व्यवहार, खान पान, रहन सहन के तरीके, धर्म, आचार विचार, मनोरंजन के साधन आदि के प्रयोग को संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह संस्कृति के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं और संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कुछ धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति करना, अर्थात विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। मानव शास्त्री संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। संस्कृति के विभिन्न आयाम बच्चा सामूहिक जीवन में सहभागिता के द्वारा बचपन से ही सीखता रहता है। सीख कर ही व्यक्ति समाजीकृत प्राणी बनता है। टायलर ने कहा है कि संस्कृति वह जटिल समस्या है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। मैलिनोवस्की ने कहा है, संस्कृति में केवल उन्हीं ढंगों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं या उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति होती है। राल्फ पिडिंगटन कहा है कि संस्कृति इन सभी भौतिक और बौद्धिक साधनों का योग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं
और अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। हर्ष कोविट ने संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा दी है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्ष कोविट कहते हैं कि संपूर्ण पर्यावरण को हम संस्कृति नहीं कह सकते, बल्कि संस्कृति वही कहलाएगी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य द्वारा निर्मित इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो मूर्त हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तथा दूसरी वह जिन्हें छुआ व देखा नहीं जा सकता, अर्थात जो अमूर्त हैं। आगबन ने भी संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक और अभौतिक। संस्कृति मानव की वह विरासत है जो उसे समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति अपने समाज से जो कुछ प्राप्त करता है, जो कुछ सीखता है, वही सामाजिक ज्ञान उसकी सामाजिक विरासत कहलाता है। सीखा हुआ यही ज्ञान संस्कृति कहलाता है। रॉबर्ट बेस्टेड द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है संस्कृति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि संस्कृति वो पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं का निर्माण करने में आधारभूत है। मैकाइवर और पेज कहते हैं हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर्स। संस्कृति मानव निर्मित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य ही संस्कृति का निर्माण करता है। मनुष्य में कुछ शारीरिक और मानसिक विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता, विकसित और मेधावी मस्तिष्क, हाथों की संरचना, गर्दन की रचना, और उसे अन्य प्राणियों में जो नहीं पाई जाती है। मानव ने इन क्षमताओं के द्वारा ही नए नए आविष्कार किए और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी की है। मानव के द्वारा किए गए आविष्कार और उसके अनुभव मिलकर ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मानव को वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती है, ये तो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। हॉवेल कहते हैं संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है। समाज के बारे में अनभिज्ञ होता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस जाति में या किस परिवार में हुआ है। समाज में रहकर वह इन सब चीज़ों से परिचित होता है या समाज में व्यवहार करना सीखता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग ही संस्कृति कहलाता है। जन्म के समय मानव शिशु और पशु शिशु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। मानव शिशु संस्कृति को सीखकर ही सामाजिक प्राणी है रूप में परिवर्तित होता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, परंतु प्रत्येक सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं होता है। पशुओं में भी सीखने की क्षमता पाई जाती है। मानव के साथ रहते रहते पशु भी बहुत कुछ व्यवहार सीख जाते हैं, लेकिन पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार उसका व्यक्तिगत है, न कि सामूहिक व्यवहार का अंग। इसी कारण पशुओं द्वारा सीखा गया व्यवहार संस्कृति नहीं बन सकता। मानव के द्वारा सीखा गया व्यवहार सामूहिक है, जिन्हें हम प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, जन रीतियों आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए आसानी से एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। मानव संस्कृति का हस्तांतरण मुख्य रूप से भाषा के माध्यम से करता है। भाषा, लेखन और प्रतीक की वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव ज्ञान का अर्जन व अर्जित ज्ञान का हस्तांतरण कर पाता है। संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति एक समाज की संपूर्ण सामाजिक जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाई जाती, अपितु यह संपूर्ण समाज की देन होती है। मानव की वही उपलब्धि संस्कृति का हिस्सा बनती है जिसमें समस्त समाज की भागीदारी होती है। कभी कभी एक या दो व्यक्ति मिलकर किसी नई चीज़ की खोज या कोई नया आविष्कार करते हैं, पर जब तक संस्कृति नहीं कहा जा सकती
तब तक कि उसे समस्त समाज मान्यता नहीं दे देता। संस्कृति में सम्मिलित परंपराएं, जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, दर्शन, कला, भाषा, विज्ञान आदि व्यक्तिगत जीवन विधि की अपेक्षा संपूर्ण समाज की विधि को प्रदर्शित करती है। ये वे ऑफ लाइफ को प्रदर्शित करती है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित है और ये समाज की ही देन है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका कारण है कि अलग अलग समाजों में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में विभिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक और सामाजिक विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव अनेक आविष्कार करता है। मानव द्वारा किए गए आविष्कार ही संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करते हैं। अलग अलग समाजों की आवश्यकताओं में भिन्नता होने के कारण ही प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट बन जाती है। उसी संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक समाज के सदस्यों के व्यवहारों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी संस्कृति के कुछ सामान्यतः सभी समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा और कानून आदि सभी समाजों में देखे जा सकते हैं। अतः प्रत्येक समाज में संस्कृति के कुछ तत्व समान होते हैं और कुछ तत्व भिन्न होते हैं जो संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की अनेक शारीरिक, मानसिक और भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। संस्कृति मानव की इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है। प्रकारवादी समाजशास्त्र मेलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई तत्व बेकार नहीं होता है, बल्कि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब तक किसी सांस्कृतिक तत्व का समाज में योगदान समाप्त हो जाता है तो उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह सांस्कृतिक तत्व तब तक ही संस्कृति का अंग बना रहता है जब तक वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करता है। यह आविष्कार और मानव के अनुभव संस्कृति के तत्व बन जाते हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित संस्कृति के विभिन्न तत्व और स्वयं संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूलन और परिवर्तनशीलता का गुण निहित है। संस्कृति में समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मैदानी भागों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानों, दुर्गम स्थानों, शीत प्रदेशों आदि स्थानों की संस्कृतियों में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहाड़ी प्रदेशों की संस्कृति मैदानी भागों से भिन्न होती है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों के लोगों की जीवन शैली और जन रीतियाँ गर्म प्रदेशों में रहने वालों से भिन्न होती है। इस विभिन्नता का कारण ये है कि प्रत्येक स्थान की संस्कृति ने अपनी भौतिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर लिया है। भौगोलिक परिस्थितियाँ संस्कृति के कुछ भागों और तत्वों में परिवर्तन तो लाती है पर पूर्ण रूप से इसको निश्चित नहीं करती है। संस्कृति के विभिन्न तत्वों व इकाइयों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये परिवर्तन एकाएक नहीं होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है। परिवर्तन और समंजन की यही प्रक्रिया अनुकूलनशीलता कहलाती है। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूरतमंदों तक इस लेक्चर्स को पहुंचाएं। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉम्टेरिया का उद्देश्य सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर डायरेक्ट लिंक चली जाएगी और वहीं से क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉम्टेरिया के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट PDF की लिंक होती हैं जो कि कंसर्न लेक्चर से संबंधित होती है, तो उसको डाउनलोड करना ना भूलें। कॉम्टेरिया के लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।